हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम ITI TO एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में आयोजित होना है उसके लिए जो है जीके की मैराथन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जो है हम ITI TO एग्ज़ाम के लिए जो है 7 से 8 टॉपिक कवर करने वाले हैं जीके का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो पेपर आप देखेंगे उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे गए थे जो हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप ITI TO एग्ज़ाम के अलावा किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए भी आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में जो है हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर का। हम देखेंगे जो कि भारत में प्रमुख संगठन है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है तो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका जो है फॉर्मेशन कब किया गया था और उनका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है और यहाँ पे आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है डैम से इन इंडिया, मतलब भारत के जो महत्वपूर्ण बांध है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत का जो है कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है। और हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर के बारे में भी। यहाँ पे जो है खासकर गंगा रिवर के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला जो है फोल्क डांस इन इंडिया, भारत के जो भी लोक नृत्य हैं किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसके बारे में भी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक कंट्रीज बॉर्डर लाइन्स नेम, मतलब कि जो भी कंट्रियों के सीमा जिस नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी सारे। और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब कि जो भी भारतीय राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव या त्यौहार हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भी आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगला जो हमारा पॉलिटी का आता है लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप ITI TO एग्जाम के अलावा दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आज की जीके की मैराथन क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए जो है यूजफुल होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर का। तो चलिए एक एक करके सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है RBI। RBI से याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का जो है लार्जेस्ट बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है RBI को। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए RBI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। और अगला आपको याद रखना है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है किस एक्ट के तहत की गई थी। तो 1935 के जो है हिल्टन यंग कमीशन के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका प्रथम जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था। तो वो कलकत्ता में हुआ करता था। फिर 1937 में जो है RBI का हेडक्वार्टर कलकत्ता से बदलकर मुंबई कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है तो ये याद रखिएगा 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि RBI का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो RBI का जो है राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और RBI के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा सर ओफबार्न स्मिथ।
फर ओफबर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा फीडी देशमुख। फीडी देशमुख जो थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो इतना आपको याद रखना है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगला जो हमारा है वो है इफरो। इफरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इफरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा इफरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो का जनक, या कह सकते हैं इसरो का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा विक्रम अम्बलाल साराभाई। विक्रम अम्बलाल साराभाई को जो है इसरो का संस्थापक या इसरो का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा विक्रम अम्बलाल साराभाई ही थे। इसरो के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा MJK मेनन थे। और सतीश धवन इसरो के तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे। लेकिन यदि पूछा जाए वर्तमान में इसरो के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि एफ सोमनाथ जो हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इसरो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके संस्थापक विक्रम अम्बलाल साराभाई हैं। और अगला याद रखना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एफ सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है नाबार्ड। नाबार्ड से याद रखिएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नाबार्ड का। किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी नाबार्ड की? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में ही जो है नाबार्ड का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि नाबार्ड के वर्तमान में जो है अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको याद रखना है फुचिंद्र मिश्रा वर्तमान में जो है नाबार्ड के अंतरिम अध्यक्ष हैं। अगला आपको याद रखना है काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो आपको याद रखना है फ्यू रमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो क्या क्या याद रखना है? पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी फ्यू रमन समिति की सिफारिश पर। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतना नाबार्ड से याद रखेगा। अगला आता है हमारा वो आ जाता है फेबी। फेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो फेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया जो है फेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका स्थापना मतलब कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को जो है फेबी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसे वैधानिक रूप से शक्ति कब प्रदान की गई थी? तो 30 जनवरी 1992 को जो है फेबी को वैधानिक रूप से शक्तियां प्रदान की गई थी। तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो फेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो फेबी का फुल फॉर्म पहला चीज याद रखेगा, फेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस्टेब्लिश तो किया गया था इसे 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी 30 जनवरी 1992 को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। और याद रखिएगा इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है? तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी मैं बताते जा रहा हूँ दोस्तों, तो नोट करते जाइएगा। तो माधवीपुरी बुच जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो है एफबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये एफबीआई ही है। एफबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को की गई थी। पहले इसका नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक के रूप में इसकी स्थापना लगभग जो है 1921 में की गई थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी बार इसका स्थापना पूछ लेता है, तो याद रखिएगा एफबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है एफबीआई का हेडक्वार्टर। और अगला आपको याद रखना है कि इसका पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा जो हैं वर्तमान में एफबीआई के जो है क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ये चेयरमैन है। कौन? दिनेश कुमार खारा। तो एफबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल का, वो है बीसीसीआई हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है बीसीसीआई का? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर स्थित है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बीसीसीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1928 में की गई थी, ठीक है ना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में ये चर्चा में रहा और हाल ही में इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में, एक बार फिर लिख देता हूँ, रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में सौरभ गांगुली की जगह जो है वर्तमान में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है रोजर बिन्नी को, ये भी आपको याद रखना। याद रखिएगा कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर स्थित है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसके प्रेसिडेंट हाल ही में बनाए गए हैं रोजर बिन्नी। और इसके वर्तमान में सचिव कौन है? तो याद रखिएगा बीसीसीआई के सचिव जो हैं वो हैं जय शाह वर्तमान में जो हैं बीसीसीआई के सचिव हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला इसके वर्तमान में जो है वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में स्थित है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल जो है बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। 12 अप्रैल 1988 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एफबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1 जुलाई 1955 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम में 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है वो आ जाता है नीति आयोग।
नीति आयोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो नीति आयोग फिर याद रखेगा कि नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के जो भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा फुमन के बेरी। यहाँ पर और मिटा देता हूँ। तो फुमन के बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के जो है कौन है, उपाध्यक्ष हैं। कौन है, उपाध्यक्ष है। तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो उपाध्यक्ष हैं फुमन के बेरी नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ हैं कौन है, परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो फुमन के बेरी है। और सीईओ है परमेश्वरन अय्यर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है LIC। LIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो LIC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अगला आपको याद रखना है कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। LIC का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष कह सकते हैं कौन है, तो अध्यक्ष जो है वर्तमान में MR कुमार जो है वर्तमान में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो है अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। MR कुमार जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है HPCL ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो HPCL से याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1974 में जो है इसकी स्थापना की गई थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, ठीक है ना। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है DRDO। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि DRDO की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में जो है DRDO की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका जो है टैग क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका जो है ध्येय वाक्य है, ये आपको याद रखना है।
और मोस्ट आईएमपी का लीजिएगा इसको इफ पे फ्री कि डीआरडीओ के हाल ही में जो है अध्यक्ष के रूप में किसे जो है चुना गया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर फमीर जी फतीफ रेड्डी की जगह जो है डॉक्टर फमीर भी कामत को जो है हाल ही में जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष पद के लिए जो है नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है जो क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला याद रखिएगा कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं फमीर भी कामत हैं, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष, ठीक है ना। अगला जो आता है वो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन एनएचबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एनएचबी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी एनएचबी की, तो एनएचबी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1988 में। कब की गई थी, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में जो है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक का जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और अगला याद रखिएगा वर्तमान में इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है, तो फारदा कुमार जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड जो है बीएसएनएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो है प्रवीण कुमार वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है बीएसएनएल का वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो है सन 2000 में की गई थी, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, तो वो आ जाता है फीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फीबीडीटी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा फीबीडीटी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फीबीडीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है फीबीडीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसका, फीबीडीटी का। फीबीडीटी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला याद रखिए इसके वर्तमान में जो है मैनेजिंग डायरेक्टर या कह सकते हैं कि चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो याद रखिएगा नितिन गुप्ता। हाल ही में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो याद रखिएगा नितिन गुप्ता जो है वर्तमान में फीबीडीटी के जो है नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है फीबीआईफी का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फीबीआईफी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना भी 1964 में की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा विवेक जौहरी को जो है वर्तमान में फीबीआईफी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। तो फीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये है नितिन गुप्ता। और फीबीआईफी के अध्यक्ष कौन है, तो ये है विवेक जौहरी, ठीक है ना। तो फीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और फीबीआईफी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और फीबीडीटी के अध्यक्ष है नितिन गुप्ता और फीबीआईफी के अध्यक्ष है विवेक जौहरी। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, तो वो आ जाता है फैल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना जो है 19 जनवरी 1954 को की गई थी। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर तो पहले याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में फैल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखिएगा हाल ही में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है फोमा मंडल। फोमा मंडल जो है हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या पूछा जा सकता है कि फैल के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है फोमा मंडल। और इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है फैल का, ठीक है ना। अगला जो है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। मैं यहाँ पास लिख देता हूँ नेशनल थर्मल पावर। थोड़ी हैंड राइटिंग जो है आप जो है कंप्रोमाइज कर लीजिएगा दोस्तों। पावर कॉरपोरेशन मेरे लिखने की ओर नहीं, मेरे बोलने की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि इसका एनटीपीसी का, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में जो है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा इसके वर्तमान में चेयरमैन है गुरदीप सिंह जो है वर्तमान में जो है एनटीपीसी के चेयरमैन है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा आ जाता है, तो पहले एनटीपीसी को फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और चेयरमैन वर्तमान में इसके कौन है? तो गुरदीप सिंह है, ठीक है ना। अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, वो आ जाता है यूपीएफसी। यूपीएफसी का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएफसी का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। यूपीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी यूपीएफसी की? तो 1 अक्टूबर 1926 को जो है यूपीएफसी की स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज फोनी जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है किसके? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है ना। तो यूपीएफसी के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ कि यूपीएफसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज फोनी है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा है? तो फाई है। फाई से याद रखिएगा कि फाई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा कि फाई का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो फैल और फाई में अंतर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। फैल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। और बात करें कि इसका जो है फुल फॉर्म, फाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है फाइन का फुल फॉर्म? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो इन दोनों में जो है इनके फुल फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन दोनों का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है ना। तो फाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फाइन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है ना। अगला जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कौन सा? अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? सीएफओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 2 मई 1951 को की गई थी। 2 मई 1951 को
इसका जो हेड क्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में कह सकते हैं कि जो मतलब कि महानिदेशक है वो कौन है, तो राजा राव इंद्रजीत जो है वर्तमान में इसके जो है संचालक है, या कह सकते हैं कि महानिदेशक हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी हैं। कौन, राजा राव इंद्रजीत, ठीक है ना। तो सीएफओ जो भारत में जो है जीडीपी का फोरकास्ट करती है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीएफओ का। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1951 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। राजा राव इंद्रजीत जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक है, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है वो आ जाता है ट्राई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो हो जाता है, तो याद रखिएगा ट्राई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना जो है 1997 में की गई थी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अरुणा सुंदर जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राई का। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। अरुणा सुंदर जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन वो आ जाता है फिक्की का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फिक्की का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1927 में की गई थी। 1927 में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और अगला याद रखिएगा शुभ्राकांत पांडा जो है वर्तमान में जो है चेयरमैन है। ये भी आपको याद रखना है फिक्की से, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है IRDAI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंफोरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंफोरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका, IRDAI का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में जो है IRDAI का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1999 में की गई थी। किसकी, IRDAI की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1999। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंफोरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाल्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नाल्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एल्यूमिनियम जो है कंपनी लिमिटेड जो है नाल्को का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो श्रीधर पात्रा जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है, किसके, नाल्को के, ठीक है ना। अगला जो आ जाता है हमारा नाफकाम का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नाफकाम का जो फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नाफकॉम का। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1988 में जो है नाफकॉम की स्थापना की गई थी। और कृष्णन रामानुजम
रामानुजम वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। तो ये तो थे नेशनल लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आइए देख लेते हैं कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो है ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेवल में बात करें कि कौन कौन से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके वर्तमान में कितने कंट्री सदस्य हैं, तो 190। एंडोरा जो है लास्ट कंट्री है इसका सदस्य। अगला बात करें कि इसके वर्तमान में एमडी और सीएफओ कौन है, तो एमडी और सीएफओ हैं अंफुला कांत जो है भारतीय मूल की। अगला याद रखिएगा इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो डेविड मालपास जो है वर्तमान में, मालपास इधर लिख देता हूँ, तो डेविड मालपास जो है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे जो है चुना गया है, तो इंदरमिट गिल को जो है हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है, इंदरमिट गिल को जो है हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक 1945 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 190 इसके जो है मेंबर कंट्री हैं, जिसमें फिर लास्ट जो है एंडोरा है। इसके वर्तमान में एमडी और सीएफओ मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है अंफुला कांत है। अध्यक्ष जो है डेविड मालपास है और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है इंदरमिट गिल को, ठीक है ना, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल में, वो आता है आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 1945 में। हालांकि इसका गठन तो 1944 में किया गया था और 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है स्थापना की गई थी। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और जो है आईएमएफ को जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि इनकी स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही की गई थी, ठीक ना। और आईएमएफ की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके वर्तमान में जो है एमडी कौन है, कह सकते हैं कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वर्तमान में जो है आईएमएफ के जो है महानिदेशक हैं। अगला बात करें कि वर्तमान में जो है चीफ कह सकते हैं डिप्टी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो आईएमएफ की उप महानिदेशक हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की है। कौन है, गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की जो है ये डिप्टी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ में। इन्हें 2019 में जो है भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आईएमएफ जो है यह अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है कि सभी देशों को ऋण प्रदान करता है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएमएफ जो है अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला आपको क्या याद रखना है आईएमएफ से, तो आईएमएफ से याद रखिएगा इसकी करेंसी क्या चलती है, तो एफडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट जो है आईएमएफ की करेंसी चलती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में इसकी स्थापना वाशिंगटन डीसी, एमडी जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और डिप्टी एमडी कौन है, तो मतलब उप महानिदेशक है गीता गोपीनाथ, जिन्हें 2019 में जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। और स्पेशल ड्राइंग राइट जो है आईएमएफ की करेंसी चलती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है एफसीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो बीजिंग चीन में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर 1996 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। झोंग मिग जो है वर्तमान में इसके जो है क्या है अध्यक्ष हैं, किसके, एफसीओ के, तो काफ़ी बार जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एफसीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी हाल ही में जो है
2022 में मीटिंग कहाँ संपन्न हुई है, तो उज्बेकिस्तान में जो है इसकी मीटिंग संपन्न हुई है। 2023 का जो है FEO समिट यह इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो 2022 का उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था FEO समिट, ये पूछा जा सकता है। और इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था, ठीक है ना। तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 8 मेंबर कंट्री हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, वो आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा WFP का। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। रोम इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 2020 में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। तो रोम इटली में स्थित है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो आता है आसियान के मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 10 मेंबर कंट्री है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या भारत इसका सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो आसियान का सदस्य नहीं है भारत, लेकिन याद रखिएगा आसियान का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो याद रखिएगा आसियान का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडोनेशिया जकार्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया जकार्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। लिम जॉक होई ब्रुनेई से बिलोंग करते हैं। तो लिम जॉक होई जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आसियान के। अगला आपको क्या याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। 1963 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, आसियान की, ठीक है ना। तो आसियान का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। लिम जॉक होई जो है आसियान के वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं। और याद रखिएगा 1963 में 8 अगस्त 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल में, वो है फार्क याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है। 1985 में फार्क की स्थापना जो है बांग्लादेश के ढाका में की गई थी। तो बांग्लादेश ढाका में जो है फार्क की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर है। लेकिन इसकी स्थापना 1995 में साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है वर्तमान में, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है आईसीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसीजे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। और याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। और द हेग नीदरलैंड में जो है ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है ना। अगला जो आ जाता है एडीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हो जाएगा वो एडीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और मनीला फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मनीला फिलीपींस में जो है एडीबी का हेडक्वार्टर स्थित है। यूनिफेप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एक और याद रखिएगा, एडीबी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है भारतीय राज्यों को लोन प्रोवाइड करता रहता है। तो याद रखिएगा पहला तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अगला आपको याद रखना है एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा मातफोंगु अफाकाबा जो है वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 68 जो है मेंबर कंट्री है। न्यू जो है लास्ट मेंबर कंट्री है, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है यूनिफेप
यूनिफेप का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क सिटी यूएफए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। हेनरिटा एच फोरे जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक है यूनिफेप के। यूनिफेप का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड, यहाँ पर फुल फॉर्म इसका लिख देता हूँ। यूनिफेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है ना। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क सिटी और हेनरिटा एच फोरे जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अगला जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1998 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है नाटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। तो याद रखिएगा नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नाटो की स्थापना जो है 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जेम्स स्टेलेनबर्ग जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जेम्स स्टेलेनबर्ग जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसके मेंबर कंट्री 30 जो है मेंबर कंट्री है। नॉर्थ मैसेडोनिया जो है इसका लास्ट मेंबर कंट्री है, ठीक है ना। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जेम्स स्टेलेनबर्ग है, ठीक है ना। अगला जो आता है वो आता है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि इसकी तो स्थापना चाइना में ही स्थित है, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स देश कहें तो इसकी स्थापना जो है 2014 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर किया था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन जो है 5 देशों के द्वारा, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी $10 अरब के साथ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कब की गई थी? 2014 में, ठीक है ना। 2014 में मार्कोस ट्रेओजा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो कौन सा आता है ऑर्गेनाइजेशन? तो अगला जो हमारा आता है WHO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। WHO की स्थापना कब की गई थी? तो WHO का तो पहले फुल फॉर्म याद रखो। WHO का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1948 में जो है इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस जो है वर्तमान में WHO के जो है वर्तमान में कौन है? महानिदेशक है, ठीक है ना। तो WHO ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल में। तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला आता है EU का फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका जो है स्थापना 1993 में किया गया था। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि यूरोपियन यूनियन का स्थापना कब किया गया था? 1993 में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है EU का। अगला याद रखिएगा कि वर्तमान में जो है याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन। अगला आ जाता है UN, यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है
24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो एंटोनियो गुटेरफ। एंटोनियो गुटेरफ जो है वर्तमान में इसके जो है महानिदेशक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद है। अमीना जे मोहम्मद जो है वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है ना। रुचिरा कानबोज जो है वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में भारत के जो है स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। अगला जो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UNHRC का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला याद रखिएगा, UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और मैड्रिड स्पेन में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला याद रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी। बीजिंग चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है ना। तो जिन लिकुन जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो AIIB का जो है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो बीजिंग चाइना में स्थित है। 2016 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो अगला जो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन, वो आता है इंटरनेशनल एनर्जी जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 1974 में की गई थी। फ्रांस पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। गूगल की स्थापना जो है 1998 में की गई थी। और कैलिफोर्निया USA में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये था दोस्तों हमारा नेशनल लेवल की जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने जो है पढ़ा, इंपॉर्टेंट जो थे। और इंटरनेशनल लेवल के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो अच्छे से इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अलग से आप जो है एक जो है नोट बुक तैयार कर लीजिएगा इन ऑर्गेनाइजेशन की, बेहतर पढ़ने में जो है आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है भारत के महत्वपूर्ण बांध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा है वो है अनिकट बांध, या कह सकते हैं कलनई बांध। ये भारत का जो है सबसे पुराना बांध है। कह सकते हैं विश्व का चौथा सबसे पुराना बांध जो है वो कलनई बांध है। किस में बनाया गया है? कावेरी नदी में बनाया गया है। कावेरी नदी में बनाया गया है। और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित। कहाँ स्थित? तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा भारत के महत्वपूर्ण बांधों से? तो पहला तो पूछा जाएगा कि इस तरह से कलनई बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कलनई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-3 तरीके से, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है टिहरी बांध, टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है लगभग। उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो जो गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से जो है गंगा नदी निकलती है, उसे जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नदी में जो है बनाया गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है ना। अगला जो है भाखड़ा नागल बांध, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यतः जो है हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, और हिमाचल प्रदेश पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है ना। अगला जो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला जो है भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम लगभग इसकी जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई। और हीराकुंड बांध जो है ये
कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है, हीराकुंड डैम। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर बनाया गया है। अगला याद रखिएगा, नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध जो है तेलंगाना में स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, कलनई बांध जो है ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध जो है हिमाचल प्रदेश में फतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में बनाया गया है, महानदी नदी पर। और अगला याद रखिएगा कि नागा अर्जुन बांध जो है तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, अगला जो आ जाता है वो आ जाता है श्रीशैलम, नागा अर्जुन श्रीशैलम बांध। ये अगला याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध ये आंध्र प्रदेश में जो है बनाया गया है, कृष्णा नदी पर कह सकते हैं, कृष्णा नदी पर जो है श्रीशैलम बांध जो है बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, उकई बांध काफी इंपॉर्टेंट है, ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। किस राज्य में बनाया गया है? गुजरात राज्य में। तो पूछा जा सकता है कि उकई बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है ना, अगला याद रखिएगा, कादना बांध जो है ये गुजरात राज्य में ही स्थित है, लेकिन माही नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? माही नदी पर बनाया गया है। कादना बांध गुजरात राज्य में स्थित है। अगला याद रखिएगा, चमेरा बांध जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चमेरा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, बंगलिहार बांध जो है ये कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? बंगलिहार बांध। तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। ठीक है ना, मैथन बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो बरकर नदी पर बनाया गया है, या बराकर नदी पर कह सकते हैं। और ये कहाँ बनाया गया है? तो झारखंड पर बनाया गया है, झारखंड राज्य में। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा, पेंचेद बांध। याद रखिएगा, पेंचेद बांध जो है ये झारखंड में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर पेंचेद बांध बनाया गया है। कहाँ? झारखंड में। ठीक है ना, अगला याद रखिएगा, तुंगभद्रा बांध जो है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा डैम। तो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। अगला याद रखिएगा, अलमत्ती ऐसे लिख लीजिएगा, अलमट्टी बांध जो है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। काफ़ी चर्चा में रहा है और यहाँ पे जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं कि अलमट्टी बांध जो है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। किस में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। ठीक है ना, अगला याद रखिएगा, कृष्णा राजसागर बांध। तो कृष्णा राजासागर बांध जो है ये कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है कृष्णा राजसागर बांध, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। ठीक है ना, अगला याद रखिएगा, इडुक्की बांध जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की बांध। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। इडुक्की बांध जो है कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध जो है ये भी केरल में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर ही स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। नैयर बांध जो है ये केरल में ही स्थित है। किस नदी पर? नैयर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नैयर नदी पर स्थित है। ठीक है ना, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो पेंचेद बांध झारखंड, दामोदर नदी। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी। अलमट्टी बांध जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा राजासागर बांध जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध जो है केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। नैयर बांध जो है केरल में नैयर नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, अगला जो है बाणसागर
बाणसागर बांध जो है कहाँ बनाया गया है, तो ये शहडोल जिला में बनाया गया है। बाणसागर नामक देवलोन नामक स्थान पर, याद रखिएगा। तो बाणसागर बांध जो है ये कहाँ बनाया गया है, शहडोल जिले में। और सोन नदी में बनाया गया है। किस में बनाया गया है, सोन नदी में बनाया गया है। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध किस नदी पर, चंबल नदी पर बनाया गया है। किसमें, चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। अगला याद रखिएगा, कोयना बांध। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में बनाया गया है, कोयना नदी पर। किसमें, कोयना नदी पर बनाया गया है कोयना बांध, ठीक है ना। ये बांध को नदी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, जायकावाड़ी बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जायकावाड़ी बांध जो है ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। किस में बनाया गया है, महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, तो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है। राधा नगरी बांध जो है ये तेलंगाना में बनाया गया है। किस नदी पर, भगवती नदी पर बनाया गया है। निजाम सागर बांध, निजाम सागर जो बांध है तेलंगाना में बनाया गया है मंजजीरा नदी पर, मंजजीरा नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बाणसागर बांध शहडोल सोन नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी पर बनाया गया है। कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बनाया गया है। जायकावाड़ी बांध महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर बनाया गया है। राधा नगरी बांध जो है तेलंगाना में भगवती नदी पर बनाया गया है। निजाम सागर बांध जो है तेलंगाना में मंजजीरा नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंद्रावती बांध। इंद्रावती बांध जो है कहाँ बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है। किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर। काफी लोग यह टिक कर देते हैं कि ऑप्शन पे दे देता है उड़ीसा भी और छत्तीसगढ़ भी। तो काफी लोग सोचते हैं कि इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये तो छत्तीसगढ़ में है, तो इंद्रावती बांध भी जो होगा छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंद्रावती जो बांध है ये उड़ीसा में है, लेकिन इंद्रावती नेशनल पार्क और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। और इंद्रावती बांध उड़ीसा के इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। बैगी बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी पर बनाया गया है बैगी बांध, बैगी बांध। भाखड़ा नागल परियोजना जैसा कि मैंने बताया पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर बनाया गया है सोन नदी पर। किसमें, सोन नदी पर बनाया गया है रिहंद परियोजना, ठीक है ना। राणा सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, चंबल नदी पर बनाया गया है राणा सागर बांध, ठीक है ना, राजस्थान में। और जैसा कि मैंने एक चंबल नदी पर ही बताया, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कोटा बैराज बांध जो है राजस्थान में, राजस्थान पे बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, चंबल नदी पर ही बनाया गया है। किसमें, चंबल नदी पर ही बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इंद्रावती बांध उड़ीसा में इंद्रावती नदी पर, बैगी बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, भाखड़ा नागल बांध पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी पर, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश एमपी के बॉर्डर पर सोन नदी पर, राणा सागर बांध जो है राजस्थान में चंबल नदी पर, और कोटा बैराज बांध जो है राजस्थान में किसमें, चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, जवाहर सागर बांध जो है ये कहाँ बनाया गया है, जवाहर सागर बांध जो है ये बनाया गया है कहाँ, राजस्थान में ही चंबल नदी पर। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो इसको हमने जो है पूरी तरह से कवर कर लिया है। होप आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि डैम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आएंगे। एक भी क्वेश्चन डैम से रिलेटेड यदि एग्जाम में आता है तो आप छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में महत्वपूर्ण बंदरगाह। भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं और उनके नाम क्या हैं और उनके नए नाम क्या है, ठीक ना। तो पहला याद रखिएगा कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम जो है दीनदयाल जो है बंदरगाह है। ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा नाहवा फेवा, इसी नाम से जो है काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाहवा फेवा जो है अब इसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह ये भारत का सबसे बिजी जो है, भारत का सबसे व्यस्त जो है बंदरगाह है महाराष्ट्र राज्य के फालफेट द्वीप पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। मर्मुगांव बंदरगाह जो है ये जुआरी नदी के तट पर स्थित है। और मर्मुगांव बंदरगाह गोवा की जुआरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है, मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कोची बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा
कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू नाहवा फेबा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे व्यस्त जो है बंदरगाह है, महाराष्ट्र के फालफेट द्वीप पर स्थित है। मार्मुगांव बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक में स्थित है। और कोची बंदरगाह अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस जो है केरल में स्थित है, कोची बंदरगाह, ठीक है ना। अगला जो आता है वो आता है चिदम्बरम पोर्ट, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन जो है बंदरगाह कहाँ स्थित है? तुतीकोरिन बंदरगाह या चिदम्बरम पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है चिदम्बरम पोर्ट। तुतीकोरिन जो है ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला याद रखिएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बंदरगाह कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू नाहवा फेबा जिसका जो है दूसरा नाम है बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र के फालफेट द्वीप पर स्थित है। मार्मुगांव बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक में। कोची बंदरगाह जो है केरल में स्थित है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा चिदम्बरम पोर्ट तुतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला याद रखिएगा कि जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा बंदरगाह वाला जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो भारत के महत्वपूर्ण नृत्य। पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मोस्ट IMP कर लीजिएगा। मोस्ट IMP कर लीजिएगा शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे, तो मोस्ट IMP। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो याद रखिएगा कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। अगला याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला याद रखिएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला याद रखिएगा उड़ीसी। उड़ीसी जो है शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है फतरिया। फतरिया ऐसे लिखा जाता है, फतरिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें थोड़ी गलत हो गया है, इसको जो है सुधार कर लीजिएगा। फतरिया जो है शास्त्रीय नृत्य ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली और कथक में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कथक पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन आपसे यदि कथकली पूछा जाता है तो कथकली केरल का है। तो ये जो 8 से 9 है ना दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य जो है उड़ीसा का। फतरिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। अब कुछ राज्यों के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बीरनाट्यम जो है नृत्य है। लामबाड़ी जो है नृत्य जो है लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का ही नृत्य है। कोलट्टम भी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। धीमाफा भी जो है ये आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा बीरनाट्यम और लामबाड़ी
कोलाट्टम और धीमाफा, ये चारों जो लोक नृत्य हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आयोजित होने वाले लोक नृत्य हैं। इनका आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हजारों बार जो है सभी एग्जाम में पूछा जा चुका जो है ये क्वेश्चन कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा बिहू त्योहार भी है और लोक नृत्य भी है। तो असम का जो है एक लोक नृत्य है। नट पूजा भी जो है असम में आयोजित किया जाता है। और फत्रिया जो है असम का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। तो बिहू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा असम का एक नृत्य है। नट पूजा भी असम का है। और अगला याद रखिएगा फत्रिया जो है ये जो है असम का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा बिहार में कौन कौन से नृत्य आयोजित किए जाते हैं, तो जाटिन नहीं है, इसको जाटिन कर लीजिए। जाटिन और पानवरिया जो है, पानवरिया और विदेशिया, ये लोक नृत्य का आयोजन जो है बिहार में किया जाता है। जाटिन, पानवारिया और विदेशिया का। और छत्तीसगढ़ में जो है गौरमारिया लोक नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। पंथी लोक नृत्य का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में। और पांडवानी, ये तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा पांडवानी का जो लोक नृत्य है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है, ठीक है ना। गुजरात में जो है गरबा, डांडिया, राफ और भवई लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी फिर रिवाइज करा देता हूँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश में और जो है बिरनाट्यम, लाम्बाड़ी, कोलाट्टम और धीमाफा लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। असम में जो है बिहू, नट पूजा, फत्रिया जो है लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। और बिहार में जाटिन, पामरिया, विदेशिया जो है लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में गौरमारिया, पंथी, पांडवनी जो है लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। गुजरात में गरबा, डांडिया, राफ और भवई जो है लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। अगला जो है गोवा में जो है तरंग मेल लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। हरियाणा में जो है झूमर याद रखिएगा, फाग, डफ, धमाल। तो हरियाणा में जो है झूमर, फाग, डफ, धमाल जो है लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में झोरा और धमन जो है लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में राउफ, ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो राउफ जो है और दमाली लोक नृत्यों का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है कहाँ, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। अगला याद रखिएगा झारखंड में जो है कर्मा मुंडा लोक नृत्य और पाइका लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। कर्नाटक में यक्षगान, मोस्ट आईएमपी, जिस पे आईएमपी करूँ उसको तो स्पेशली और टिक कर लीजिएगा। तो कर्नाटक में जो है यक्षगान लोक नृत्य और कुनीथा जो है लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी फिर रिवाइज करा देता हूँ। गोवा में तरंग मेल जो है लोक नृत्य का आयोजन। हरियाणा में झूमर जो है, फाग, डफ और धमाल लोक नृत्यों का आयोजन। हिमाचल प्रदेश में झोरा, धमन जो है लोक नृत्यों का आयोजन। जम्मू कश्मीर में राउफ, दमाली लोक नृत्यों का आयोजन। और कर्मा मुंडा, पाइका का आयोजन जो है झारखंड में। यक्षगान और कुनीथा जो है कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला जो आता है हमारा वो आता है केरल में जो है मोहिनी अट्टम, इसको जो है ये रॉन्ग है, तो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य, कथकली लोक नृत्य और ओट्टेम थुलाल जो है लोक नृत्यों का आयोजन जो है केरल में किया जाता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में लावड़ी डांस जो है लोक नृत्य का आयोजन जो है महाराष्ट्र में किया जाता है। गाफा का आयोजन भी महाराष्ट्र में किया जाता है। मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य, जावरा नृत्य और खड़ा नाच नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। मटकी जो है ये भी मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। जवारा जो है मध्य प्रदेश। मणिपुर में लई हरोबा नृत्य और लई हरोबा महोत्सव भी बनाया जाता है। मेघालय में जो है लाहो नृत्य जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो मेघालय में किया जाता है। कहाँ? मेघालय में किया जाता है। मिजोरम में चिराओ और चैलम जो है लोक नृत्यों का आयोजन ये मिजोरम में किया जाता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा उड़ीसा में जो है कौन कौन से लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है, तो उड़ीसा से याद रखिएगा घुमारा और पेनेका जो है लोक नृत्यों का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा का आयोजन जो है पंजाब में किया जाता है। कालबेलिया याद रखिएगा, गणगौर और घूमर, देखो झूमर यदि पूछा जाए लोक नृत्य तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है। घूमर यदि पूछा जाए तो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। गणगौर भी राजस्थान में। होजागिरी ये भी इंपॉर्टेंट है। होजागिरी लोक नृत्य का आयोजन जो है त्रिपुरा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला और कथक, इन सभी लोक नृत्यों का आयोजन उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला और कथक, इन सभी जो है लोक नृत्यों का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है।
उत्तराखंड में जो है गढ़वाली और कुमायूनी जो है लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों हमारे जो है भारत के राज्यों के महत्वपूर्ण जो है लोक नृत्य, और हमने जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार व महोत्सव। भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं और किस राज्य में जो है आयोजित किए जाते हैं, यहाँ पे भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो पहला याद रखिएगा उगादी फेस्टिवल, उगादी जो है महोत्सव, और डेक्कन फेस्टिवल। तो उगादी फेस्टिवल और डेक्कन फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक में भी आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि डेक्कन फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और उगादी फेस्टिवल जो है ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा सोलंग फेस्टिवल, लोफार फेस्टिवल और मोनपा फेस्टिवल। तो याद रखिएगा मोनपा फेस्टिवल, लोफार फेस्टिवल और सोलंग फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा असम में अबुबाची का मेला लगता है, याद रखिएगा। तो अबुबाची महोत्सव और देहिंग पटकाई महोत्सव का आयोजन जो है ये असम में किया जाता है। बिहू महोत्सव का आयोजन भी असम में किया जाता है। छठ पूजा महोत्सव का आयोजन बिहार में किया जाता है बड़े पैमाने में। और फनबॉर्न फेस्टिवल जो है ये गोवा में आयोजित किया जाता है। गुजरात में जो है कच्छ उत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उगादी डेक्कन फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, सोलंग लोफार और मोनपा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, अबुबाची देहिंग पटकाई बिहू जो है असम में, और छठ पूजा जो है बिहार में आयोजित किया जाता है। फनबॉर्न फेस्टिवल जो है गोवा में, और गुजरात में जो है कच्छ उत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा वो है हरियाणा में जो है बैसाखी उत्सव आयोजित किया जाता है। केरल में है ओणम जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ओणम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो केरल में आयोजित किया जाता है। वीफू जो है ये भी केरल में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो है लोकरंग महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तानसेन महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तेजाजी जो है महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। खजुराहो महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है लोकरंग महोत्सव, तानसेन महोत्सव, तेजाजी महोत्सव और खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मेघालय में जो है खासी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा जो है महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मिजोरम में जो है चापचर कूट महोत्सव जो है का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो चापचर कूट महोत्सव का आयोजन जो है मिजोरम में किया जाता है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हरियाणा में जो है बैसाखी उत्सव, केरल में ओणम व वीफू त्यौहार, मध्य प्रदेश में लोकरंग, तानसेन, तेजाजी और खजुराहो महोत्सव, मेघालय में खासी महोत्सव और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा महोत्सव और चापचर कूट महोत्सव मिजोरम में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो है नागालैंड में जो है हार्नबिल फेस्टिवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हार्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है हार्नबिल फेस्टिवल को। तो याद रखिएगा कि यह जो है नागालैंड में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो है रथ यात्रा और धन्नु जात्रा महोत्सव, राजा परबा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव, ये सभी जो है महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाते हैं, तो उड़ीसा में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो रथ यात्रा, धनु यात्रा फेस्टिवल और राजा परबा जो है फेस्टिवल, नुआखाई महोत्सव जो है ये उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में थार महोत्सव, पुष्कर महोत्सव और गणगौर महोत्सव, ये सभी महोत्सव का आयोजन जो है राजस्थान में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा इंपॉर्टेंट है, खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सिक्किम में लोफार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव, पोंगल त्यौहार जो है आयोजित किया जाता है कहाँ, तमिलनाडु में। तेलंगाना में बुनालू महोत्सव और बाथाकुम्मा फेस्टिवल, बुनालू फेस्टिवल और बाथाकुम्मा फेस्टिवल जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है बॉर्डर लाइन नेम, जो दो कंट्रियों के बीच की सीमा होती है उस सीमा का क्या नाम होता है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए अगला टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर लाइन नेम, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा है वह है 17th
पैरेलल लाइन, 17वीं समांतर रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच है? तो याद रखिएगा साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और जो है उत्तरी वियतनाम के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो 17th पैरेलल लाइन, मतलब कि 17वीं जो है समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला याद रखिएगा लीबिया, लीबिया और सूडान की सीमा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो 20th जो है पैरेलल लाइन 20वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है लीबिया और सूडान के बॉर्डर को, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि साउथ कोरिया, ये एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समांतर रेखा जो है कहा जाता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली जो है लाइन को या सीमा को, ठीक है ना। अगला जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा को अलग करने वाली लाइन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो 49th पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। 49वीं जो है समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा लाइन का नाम है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो है बॉर्डर लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। किस लाइन के नाम से जाना जाता है? तो डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा पोलैंड एंड जो है जर्मनी, पोलैंड एंड जर्मनी के बीच की लाइन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो हिडेनबर्ग लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला ये एक पेपर में पूछा गया था कि डूरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच में है? तो पीओके वाला तो अपना हिस्सा है, तो पीओके वाला जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये तो इंडिया का ही है ना। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कहीं कहीं पास आपको लिखा मिल जाएगा डूरंड लाइन, ठीक है ना। हिडेनबर्ग लाइन जो है ये पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है एक सीमा रेखा हिडेनबर्ग, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है कौन सा? तो याद रखिएगा मैकमोहन लाइन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा मैकमोहन लाइन जो है ये किन दो देशों के बीच जो है पड़ती है? तो याद रखिएगा ये भारत और चीन की जो विभाजित करने वाली जो बॉर्डर को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मैकमोहन लाइन के नाम से। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला याद रखिएगा लेबनान और इजराइल को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्लू लाइन कहा जाता है। और रूस और फिनलैंड को अलग करने वाली लाइन को जो है मनेरहीम लाइन के नाम से जाना जाता है। मनेरहीम लाइन के नाम से जाना जाता है रूस को जो फिनलैंड से अलग करने वाली लाइन है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इंडियन रिवर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारी वो है गंगा नदी। गंगा नदी से जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये जो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। ये हमारी जो है मतलब कि राष्ट्रीय नदी भी है गंगा नदी। अगला याद रखिएगा लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है गंगा नदी की। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो होता है उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन जब इसका उद्गम होता है तो इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि जब गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से होता है तब इसका नाम पड़ता है भागीरथी। तो भागीरथी के नाम से जो है इसका उद्गम होता है। बाद में जो है जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो मिलती हैं तब जो है इन दोनों के मिलन से जो है गंगा नदी का नाम पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो भागीरथी नदी है ये अलकनंदा में मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है? तो देवप्रयाग बनाती है। कौन सा? देवप्रयाग बनाती है। और भागीरथी और किस नदी के मिलने से जो है गंगा नदी का नाम पड़ता है? तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी के
मिलने से, ठीक ना। तो याद रखिएगा गंगा नदी का जहाँ पे उद्गम होता है वहाँ उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है, देव प्रयाग का निर्माण करती है, ठीक ना। अगला याद रखिएगा अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी ये दोनों मिलकर के जो है कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है, नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जो है ये दोनों मिलकर कौन से जो है प्रयाग का निर्माण करती हैं, तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। कौन से प्रयाग का, कर्ण प्रयाग का निर्माण एक करती हैं अलकनंदा नदी और पिंडार नदी, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा मंदाकिनी नदी और रुद्रप्रयाग नदी। मंदाकिनी नदी जो है और रुद्रप्रयाग नदी जो है कौन से जो है प्रयाग का निर्माण एक करती हैं, तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी ये जो है रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कौन से प्रयाग का जो है निर्माण करती हैं, तो रुद्रप्रयाग का निर्माण एक करती हैं, ठीक ना। तो ये मोस्टली याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देव प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जो है नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी जो है कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि विष्णु प्रयाग का निर्माण जो है अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जो है करती हैं। अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जो है विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर जो है गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के जो है मिलन को किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है गंगा की वो यमुना है। और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी और महानंदा नदी ये सभी जो हैं गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक ना। दाईं तट से सहायक नदियों की बात करें तो यमुना और सोन जो है ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा के निर्माण से बनता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, महानंदा और यमुना और सोन है गंगा की सहायक नदियां, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट जो है की पॉइंट है, याद रखिएगा गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वो कौन सी है, गोमती नदी है। बिहार का फोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो बिहार का फोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर बांध ये जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक से जो नदी उद्गम होती है, गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है नासिक से होता है। तो गोदावरी नदी को जो ही है दक्षिण भारत की गंगा कह सकते हैं, या वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अलमट्टी बांध जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है ये दोनों बांध। कृष्णा राजसागर जलाशय और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना, यह बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा जो रिवर आ जाता है वो आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम जो होता है ये होता है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से। चेमायुंगडुंग हिमनद से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास। और जब इसका उद्गम होता है तो ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है फांगपो। फांगपो के नाम से जाना जाता है इसे तिब्बत में जब इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। अगला भारत में प्रवेश ये कहाँ से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो है भारत में प्रवेश करती है। और जैसे भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तब इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। क्या पड़ जाता है, दिहांग। फिर जब असम में ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तब असम में जो है इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असम भारत के किस राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ा, तो याद रखिएगा असम राज्य में, ठीक ना। असम राज्य में ही जो है माजुली द्वीप स्थित है
और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। और बांग्लादेश में जो है इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के जो है मिलन को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियाँ जो है फिर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो क्या आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में फांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो फुबम फिरी हैं। फुबम फिरी जो है सहायक नदियाँ। दिबांग, फियांग, लोहित काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है लोहित किस नदी का जो है सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। तीस्ता, मानस, कमांग और धनसिरी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना, फुबम फिरी, दिबांग, फियांग, लोहित, तीस्ता, मानस, कमांग और धमफिरी। ठीक है ना, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। ठीक है ना, अगला जो है हम लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम वही पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा लोकसभा को जो है निचला सदन, जनता का सदन और प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के पहले स्पीकर या पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश बासुदेव मबलांकर थे, जीबी मबलांकर जिन्हें कहा जाता है। और पहली महिला जो है स्पीकर कौन थी लोकसभा की? तो ये मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है ना, और वर्तमान में लोकसभा का कौन सा सत्र चल रहा है? तो ये सत्रहवां जो है सत्र चल रहा है। और इसके वर्तमान में स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और सदन के नेता कौन है? तो ये सदन का नेता जो लोकसभा में होता है वो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है, तो नरेंद्र मोदी जी है। लोकसभा का पहला निर्वाचन कब कराया गया था? तो 1952 में कराया गया था पहला निर्वाचन। और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन होंगे, हालांकि समाप्त कर दिया गया है। और 530 जो होंगे वो स्टेट से होंगे और 20 जो सीट होंगी लोकसभा की वो यूटीज से होंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला जो है लोकसभा के का जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यदि मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री तो लोकसभा का ही सदस्य होता है, तो ये 25 वर्ष होने चाहिए। और जो है इनका कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वही मैं बात करूं कि विधानसभा का सदस्य होता है मुख्यमंत्री। और विधानसभा का जो है सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। ठीक है ना, अगला याद रखिएगा जो धन विधेयक है ये लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है ना, और न्यूनतम आयु 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं, तो CAA का मतलब हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 31वां जो संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था 1972 में, उसमें क्या था कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। लेकिन यदि पूछा जाए मूल्य लोकसभा में जो है सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये 500 थी। कितनी थी? 500। लेकिन जो है 1972 के संविधान संशोधन में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है ना, अगला हुआ था 41वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर से जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था और इसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर से पहले 41वां संविधान संशोधन अधिनियम में 5 से 6 वर्ष किया गया था, लेकिन फिर से इसको घटाकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना, अगला याद रखिएगा 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1989 में किया गया था। इसमें लोकसभा के लिए मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है ना, और लोकसभा में निर्वाचन में जो है 2014 में पहली बार जो है नोटा पेश किया गया था। नोटा कब पेश किया गया था? 2014 में फुलाहबी लोकसभा के चुनाव में। ठीक है ना, और लोकसभा में जो है कुल 16 विभाग की संबंधी स्थायी समितियां हैं। तो यदि पूछा जाए लोकसभा में कितने विभागीय स्थायी समितियां हैं? तो 16 विभागीय स्थायी समितियां हैं। लोकसभा में जो है सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और लोकसभा के सदस्य का जो है
चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, तो ये प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन, इसका विघटन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 सदस्य इसके जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अपर हाउस भी कहा जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था राज्यसभा को। इसका गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन किया गया था। और पहली बैठक जो है राज्यसभा की 13 मई 1952 को की गई थी। पहली बैठक की अध्यक्षता सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, याद रखिएगा, जिनमें से 238 जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है सदस्य चुने लिए जाएंगे, और 12 जो सदस्य हैं वो जो है मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यसभा में जो है कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक ना, साहित्य कला के क्षेत्र में, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। और एक याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ये याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 30 वर्ष और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि स्थायी सदन राज्यसभा है, अपर हाउस भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना या गठन किया गया था। पहली बैठक 13 मई 1952 को। पहली बैठक की अध्यक्षता सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। अधिकतम सीटों की संख्या 250, 238 जो है स्टेट एंड यूटीज पे होगी, 12 जो है नॉमिनेट किए जाएंगे। न्यूनतम आयु 30 वर्ष और 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, 2 साल में जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मान लो कि 215 जो है मान लो इसमें जो है सदस्य हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। तो इसके 1/3 सदस्य जो है ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे हर 2 साल में। वर्तमान में जो है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। और याद रखिएगा, भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है ना। तो राज्यसभा के वर्तमान में सभापति हैं जगदीप धनखड़, ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी है। उप सभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है उप सभापति। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी है सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के वर्तमान में। सदन के नेता वर्तमान में कौन है? तो राज्यसभा के सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। केंद्र शासित प्रदेशों में 4 सदस्यों को चुना जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को चुना जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों से तो 4 सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों हमारा 7 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, और जो भी आपका डाउट है वो आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्ट DM करके, ठीक है ना। तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने जो है सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास।